So, guys, a very, very warm welcome and good morning to all of you for this new CA फाइनल बैच। आज हम लोग एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया कदम रखने जा रहे हैं आगे। आप ही के साथ काफ़ी लोग तुम में से मुझसे पढ़ चुके हैं CA इंटरमीडिएट, काफ़ी लोग तो फाउंडेशन से भी पढ़ चुके रहेंगे। सो गाइज, विथ that kind of expectations, that kind of the level of expertise, same thing we will have in CA final also. We'll have much better but not less in CA final. तो CA final जो हमारा जर्नी रहेगा, अमेजिंग बनाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं आप लोगों के साथ। एंड गाइज, इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नो डाउट हम लोग टू वे कम्युनिकेशंस रखेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, कमेंट्स कंटिन्यूसली करना है जहां पर भी हमारी कमेंट की बात आई। एट द सेम टाइम इसे इंटरैक्टिव बनाएंगे। कुछ दिन पहले यूट्यूब पर रहेगा और तुरंत उसके बाद हमारे ऐप पे जाएगा। जैसे ही हमारे ऐप पे जाएगा तो ऐप में वी हैव अ फंक्शन दैट आई कैन अनम्यूट यू, यू कैन स्पीक टू मी, यू कैन पुट योर वीडियो ऑन सो दैट वी हैव मोर इंटरैक्टिव लेक्चर्स विथ यू। तो ये सब फीचर्स जो है वो हमारे ऐप में रहेंगे। ऐप का नाम है CA प्रशांत सारडा ऐप। तो ये ऐप आपको अभी डाउनलोड नहीं करना है, एक दो दिन चलने दीजिए यूट्यूब पर, बाद में देखते हैं। यस गाइज, तो चलिए आपके साथ शुरुआत कर लेते हैं ये जर्नी को। आदित्य, अनन्या, सानिका एंड एवरीवन दोज हु आर प्रेजेंट हियर, वेरी वार्म वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। कम ऑन, लेट्स बिगिन। तो CA फाइनल की बात करते हैं दोस्तों। CA फाइनल, काफ़ी लोग डरे हुए रहते हैं ये लेवल से कि बाबा CA फाइनल है सर, CA फाइनल बहुत टफ होता है क्या सर। गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग, इंटर में भी आपने यही सुना था। इंटर में भी आपने यही सुना था कि बहुत डरावना रहता है सब्जेक्ट, कॉस्टिंग, FM, बहुत डरावने सब्जेक्ट होते हैं। कुछ नहीं दोस्तों, लॉजिक्स एवरीवेयर। द सिंपल सिंपल थिंग इज लॉजिक। अगर आपके लॉजिक क्लियर है तो डेफिनेटली आप लोग जो है ना बहुत अच्छे से ये पेपर को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो CA फाइनल का ये पेपर 2 है जिसे AFM बोलते हैं, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड नो डाउट ये जो हमारा बैच है ये एप्लीकेबल टू न्यू सिलेबस है एंड ओल्ड सिलेबस भी ये बैच देख सकता है। बट ओल्ड सिलेबस का हम लोग मॉड्यूल तक आज देखने नहीं वाले। वो सभी कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली न्यू मॉड्यूल में कवर्ड है। मैंने सब कुछ कंपेयर किया है, इसी बेसिस पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप SFM सोच रहे हो ओल्ड सिलेबस तो वो भी देख सकते हैं। बट मेनली ये जो है ना न्यू सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये बैच रखा गया है। यस, तो ये बैच में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो फर्स्ट टाइम एवर we have introduced one new concept which is called as chapter wise batch. So we have this batch called chapter wise batch, जहां पर हम लोग क्या करने वाले, ईच एंड एवरी चैप्टर अनाउंस करके उसकी बैचेस रखने वाले। उसका वेरियस रीजंस है, मल्टीपल रीजंस है कि वो बैच चैप्टर वाइज क्यों रखी गई है। कि भाई सबसे मेन रीजन उसका ये है कि हर बैच का मोटिवेशन रहेगा हमको, हर बैच जो शुरू होगी उसका मोटिवेशन रहेगा हमको। एट द सेम टाइम ऐसे जो AFM सब्जेक्ट है ये बहुत ही वास्ट लगता है दिखने में, तो वो एक साथ पूरा 3 महीने का बैच, 3.5 महीने का बैच अनाउंस करने से अच्छा है कि हम लोग उसे पार्ट में अनाउंस करें, ताकि देखते देखते हमारा बैच पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड हर चैप्टर हमारे दिमाग में एक सेपरेट बैच बोलकर आएगा एंड आपका परफेक्शन इस चैप्टर में एकदम पीक लेवल तक जा सकता है। डेफिनेटली जो चैप्टर वाइज बैच होगा आपका, सरप्राइज एलिमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इस बैच के अंदर हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, इस बैच के अंदर आपको सबसे पहले बुक्स कौन सी मिलेगी सर, तो बुक्स गाइस चैप्टर वाइज की हद तक कुछ सेपरेट बुक्स नहीं होती है। हम लोग सबसे पहला और बेस मटेरियल लेंगे वो है स्टडी मैट ऑफ इंस्टीट्यूट। स्टडी मैट ऑफ इंस्टीट्यूट हम लोग ये बेस लेंगे। उसके बाद दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा दोस्तों, जो मेरी तरफ से आपको मिलेगा वो रहेगा MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेपरेट एक यू कैन से बुकलेट टाइप मिल जाएगा। बुकलेट बोलने से अच्छा कुछ पेजेस रहेंगे जिसमें हर चैप्टर के MCQs रहेंगे। और अगर आप मेरे साथ पूरा चैप्टर वाइज हर चैप्टर का बैच लगाते हो तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द बैच यू विल गेट अ कंप्लीट सेट ऑफ MCQ बुक्स, MCQ बुक। सो MCQ का लॉजिक क्या है सर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्यों दिया जा रहा है सर, बिकॉज AFM में गाइज 30 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आने वाला है। 30 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सर। यस, सो सर क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, द बेस्ट पार्ट इज नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। द बेस्ट पार्ट इज देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग
एंड यस 30 मार्क्स जो है ये आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे। तो सर बहुत ही स्कोरिंग हो गया सर, फिर तो एएफएम मतलब बहुत अमेजिंग स्कोर है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है और एमसीक्यूज है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। एमसीक्यू मतलब वो आपको सच में वाकई में लगता है आपको कि फिलिंग द ब्लैंक्स पूछेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछेंगे आपको थ्योरी में? बिल्कुल भी नहीं। वो आपको डेफिनेटली ऐसे एक दो क्वेश्चन डाल सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, थ्योरी वाले, बट बाकी अधिकतर जो एमसीक्यूज वो लोग पूछेंगे वो लोग न्यूमेरिकल बेस्ड पूछेंगे, वो लोग नंबर बेस्ड एमसीक्यू पूछेंगे, वो लोग केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू पूछेंगे। एंड डेफिनेटली उसके लिए यू नीड टू हैव एज, you need to have proper understanding of the subject with proper solving and everything, but MCQ I'll tell you we are going to practice abundantly ताकि आपके MCQ का स्कोर भी सिक्योर्ड हो जाए अच्छे से। तो MCQ सेपरेटली हम लोग करेंगे। ये जो स्टडी मटेरियल है ये ICAI का रहेगा, हमारे इंस्टीट्यूट का रहेगा। उसके बाद MCQ आपको अलग से मिलेगा। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एवरी चैप्टर के एंड में we are going to prepare, I am not going to give you, we are going to prepare chart. And what is that chart, friends? Revision chart. For your quick revision we are going to prepare chart. And fourth thing we are going to prepare is the summary of full chapter. So what is the difference between the summary and the chapter and the chart? Summary and the chart, how they are different, sir? Summary will have the all the formulas at one place, concept at one place. Chart will be like, it will be in the chart format. तो चार्ट अलग चीज रहेगी और समरी अलग चीज रहेगी। डेफिनेटली दोनों मिलते जुलते कंसेप्ट है बट दोनों सेम नहीं है, दोनों थोड़े अलग है। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये सब चीजें आपको इस बैच के साथ साथ मिलती जाएगी, मतलब हम लोग रेडी करते जाएंगे। ओके ये जो एमसीक्यू रहेगा ये बैच के एंड में दिया जाएगा, बैच के एंड में हम लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट इस बैच के एंड में, मतलब चैप्टर के एंड में टेस्ट रखा जाएगा, चैप्टर के एंड में, ताकि आपका परफॉर्मेंस आप उस चैप्टर की हद तक मेजर कर सकोगे। यस एंड डेफिनेटली इस टेस्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन रहेंगे, एमटीपी आरटीपी सब रहेगा। तो सर क्या हम एमटीपी आरटीपी भी प्रैक्टिस करेंगे? यस, एडिशनल क्वेश्चंस के तौर पे हम एमटीपी आरटीपी भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहां पर प्लस एडिशनल क्वेश्चन बोलकर आ जाएगा, प्लस एडिशनल क्वेश्चंस बोलकर आ जाएंगे। ओके तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के क्वेश्चंस के अलावा आप एडिशनल क्वेश्चंस भी मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाले हो। उसमें कौन से क्वेश्चंस आएंगे? आपका एमटीपी आरटीपी एंड पास्ट एग्जामिनेशन, एमटीपी आरटीपी एंड पास्ट एग्जामिनेशन। सो ये आपके एडिशनल क्वेश्चंस दोस्तों आप मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाले हो। तो इतना अबंडेंट प्रैक्टिस के बाद आपका स्कोर कैसे कम आ सकता है? डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अमेजिंग आएगा। हम लोग जो एएफएम पढ़ेंगे वो बिल्कुल सीए इंटर के जैसा ही कंसेप्चुअली पढ़ेंगे। ईच एंड एवरी फॉर्मूला जो आपके एएफएम में आता है वो हम लोग क्लास में आपके साथ डिराइव करेंगे, उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली दिस विल बी अ गेम चेंजर बैच फॉर अस। एंड द बेस्ट पार्ट इज लुक सी आई हैव मच कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ कि आपका ये बैच बहुत अच्छा लिया जाएगा। इसीलिए मैंने ये बैच को चैप्टर वाइज अनाउंस किया है, बिकॉज आई नो जो लोग फर्स्ट चैप्टर में ज्वाइन करेंगे वो लोग आगे कंटिन्यूअस बेसिस पे ज्वाइन रहेंगे, एंड जो लोग एंड तक ऑल चैप्टर्स के लिए रहेंगे उन सभी को एक फुल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसका मतलब which will include all the questions which we have covered in the class. They will get the MCQ booklet because they are for all chapters. तो सभी चैप्टर्स के MCQ बुकलेट मिलेंगे और एक AFM का चार्ट बुक मिल जाएगा, AFM का चार्ट बुक मिल जाएगा और लास्ट में उनको एक समरी ऑफ ऑल चैप्टर्स मिल जाएगा। ये समरी ऑफ ऑल चैप्टर का कंसेप्ट नया लाया है सर। ये क्या होता है सर? इंटर में आपने चार्ट रखा था, चार्ट बुक था, इंटर में आपके स्टडी मटेरियल थे, इंटर में आपका एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी था जिसको आप क्वेश्चनियर बुलाते थे। तो ये क्या है सर? ये समरी क्या है? ये समरी दोस्तों इस बार एक नया कंसेप्ट लाया है बिकॉज एएफएम वास्ट है। अगर एएफएम इतना वास्ट है तो डेफिनेटली एक समराइज अगर आपको मैं कंटेंट दे दूं कि एग्जाम के एक दिन पहले जिसको
तोड़ सर बोलते हैं, LDR। LDR तोड़ सर कौन है भाई? तोड़ सर इज अमित तातेड़ सर। सो अमित तातेड़ सर, ही टीचेस audit, CA final audit in a superb way, in a very superb way. So जो YouTube चैनल इनफैक्ट अभी हम लोग देख रहे हैं, वो YouTube चैनल हम दोनों का है, मतलब अमित सर और मेरा मिलकर ये चैनल है जिसका नाम है तेरा कोर्स मेरा गाइडेंस। तो अब तक अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, बिकॉज इस चैनल पे काफी रिविजन्स आएंगे आपके लिए काफी रिविजन्स आएंगे जो रेलेवेंट रहेंगे, और डेफिनेटली आपका नॉलेज अबेंडेंटली बढ़ेगा। तो ये जो समरी है ना गाइज, ये समरी आपका रहेगा फुल चैप्टर का समरी, ऐसे देखते देखते ऑल चैप्टर का समरी रेडी हो जाएगा। और जिन लोगों ने सभी चैप्टर्स ज्वाइन किए रहेंगे उनको समरी बुकलेट भी मिल जाएगा। मतलब आई विल टेल यू फ्रैंकली, हार्डली 40 से 50 पेजेस रहेंगे वो, और अगर आप 40 से 50 पेजेस कर लोगे तो आपका AFM का हर सम के टाइप का कंसेप्ट कवर हो जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, हर सम के टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सो दैट इज द यूनिक फीचर ऑफ दिस समरी, एंड ये समरी पहली बार हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नो डाउट मजा आ जाएगा आपको, ओवरऑल पढ़ने की फीलिंग पूरी अलग रहेगी, एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी पीक लेवल पर रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को। तो डेफिनेटली ये जो AFM रहेगा ना, इसको हमें बहुत अच्छा और स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाकर चलना है, बहुत अच्छा और स्कोरिंग सब्जेक्ट। यहाँ पर काफी लोग रहेंगे जो फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं। मीनवाइल मैं आगे पढ़ाऊंगा, जो लोग फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में वो लोग कमेंट सेक्शन में फाइनेंस बोलकर कमेंट करेंगे। जो लोग फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में फाइनेंस बोलकर कमेंट करेंगे। मीनवाइल मैं आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो अगर आप फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हो, या आपको लगता है कि चलो सर करियर तो नहीं बनाना है बट ये 6 पेपर में से फाइनेंस का पेपर जो है उसको सबसे स्कोरिंग बनाना है, तो डेफिनेटली आप सही जगह हो, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्कोर वेरी हाई। AFM के अंदर पासिंग आपके बैच के लिए 50 रहेगा, और एग्जामिशन आपके बैच के लिए 70 रहेगा, और जाना है आपको 80 पार, अब की बार 80 पार। यस, तो जाना है आपको 80 पार, डेफिनेटली आप जाओगे। आपके लिए बैच का पासिंग, मतलब मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के लिए ICI का पासिंग गया तेल लेने, बट मेरे स्टूडेंट्स के लिए मेरा पासिंग 50 रहेगा, 50। और उसके अंदर अगर आपको एग्जामिशन चाहिए तो ICI का एग्जामिशन 60 पर है, बट हमारा एग्जामिशन रहेगा यहाँ पर 70 पर, और हमारा टारगेट रहेगा 80 प्लस। इस बैच का टारगेट रहेगा 80 प्लस। यस माय फ्रेंड्स, तो गाइस लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर वाइज टेस्ट सर कब होगा? चैप्टर वाइज टेस्ट कब होगा सर? चैप्टर वाइज टेस्ट होगा बैच के एंडिंग में, एट द एंड ऑफ द बैच। जब चैप्टर एंड हो जाएगा, ये चैप्टर का बैच एंड होगा, उसके बाद टेस्ट अनाउंस होगा, आपको समय दिया जाएगा और आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। सर क्या ये टेस्ट चेक कर कर मिलेगा? क्या ये टेस्ट के रिमार्क्स मिलेंगे? 100% मिलेंगे दोस्तों। एज यू ऑल नो, हमारा टेस्ट सीरीज का एक सेपरेट विंग है, टेस्ट सीरीज का एक सेपरेट विंग है PS एकेडमी CA गेट टेस्ट सीरीज। तो वो जो वहां पर जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, जो पेपर चेक करते हैं, थर्ड पार्टी है वो, और वो लोगों से हम लोग आपका पेपर सेट करवाएंगे, आपका पेपर चेक करवाएंगे, आपको रिव्यू मिलेगा, पेपर के रिमार्क मिलेंगे। तो रिमार्क ऑब्लिक रिव्यू मिलेंगे आपको आपके पेपर के, एंड डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो हम लोग टारगेट करेंगे 80 प्लस। यस माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड। चलिए, तो ओवरऑल ये बैच का ओवरव्यू था। सर ये चैप्टर को कितने दिन लगेंगे? फ्रैंकली बच्चों मुझे भी नहीं मालूम ये चैप्टर को कितने दिन लग सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली 10 डेज टू 15 डेज इस बैच को, इस चैप्टर को लग सकते हैं। 10 डेज टू 15 डेज इस चैप्टर को लग सकते हैं। सर पहला कौन सा चैप्टर है सर? तो फर्स्ट चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, not from today exactly, but yes from today, that will be called as security analysis and valuation. Security analysis and valuation. So guys, what is security analysis and valuation? ये एक चैप्टर है जो आपके CA फाइनल का
अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सब ने सुना रहेगा स्टॉक मार्केट के दो टर्म्स, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस तो इस चैप्टर में वो कवर होता है यहाँ पर। और डेफिनेटली आपके पूरे के पूरे सीए फाइनल का एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको। ये सीए फाइनल के जो चैप्टर्स है उसमें आपके पास आपके सबसे फेवरेट टॉपिक्स रहेंगे। अभी तो हम लोग ऑब्वियसली स्टार्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड वैल्यूएशन के साथ, बट उसके आगे हमारे बैचेस भी अनाउंस होंगे आगे के चैप्टर्स के लिए। सर आगे के चैप्टर्स कौन से हैं सर? आगे के चैप्टर्स कौन से हैं सर? आगे के चैप्टर्स का नाम क्या है? सो गाइज आगे के चैप्टर्स के अंदर आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव, फॉरेक्स जिसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, तो दैट विल बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर्स एक्विजिशंस, you have risk management, you have securitization, you have startup। बहुत से अलग अलग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है आपके सिलेबस में। और ये सभी टॉपिक्स जो है ना, ये सभी टॉपिक्स जो है ना, इनको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। यस माय डियर फ्रेंड्स। और डेरिवेटिव हो, फॉरेक्स हो, या म्यूचुअल फंड हो, या पोर्टफोलियो हो, या जो भी कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, जो भी टॉपिक आपने शायद सुना होगा, मैं आपको बता देता हूं ये सभी टॉपिक्स जो है हम लोग एक एक करके या दो दो कर साथ में कवर अप करेंगे। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है कॉर्पोरेट सिक्योरिटी एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, बट एक्चुअली देखा जाए तो इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये दो टॉपिक है। हम लोगों ने एक साथ मर्ज करके एक बैच बोलकर अनाउंस किया, बिकॉज ये बहुत कनेक्टेड है। वैसे ही सेम कनेक्टेड टॉपिक्स जो रहेंगे वो साथ में मिलकर एक अनाउंसमेंट होगा। ऐसे कर कर आपका जो लगभग 14-15 टॉपिक्स है उसके लिए हम लोग लगभग 8 बैचेस अनाउंस करेंगे। 8 बैचेस मतलब 8 चैप्टर वाइज अनाउंसमेंट करेंगे। और ऑब्वियसली इन सभी का मिलकर एक बैच होगा, वो रहेगा कंप्लीट बैच, बट वो अभी अनाउंस नहीं है, वो बाद में अनाउंस होगा। यस तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा डिस्कशन ऑन द टॉपिक। डिस्कशन ऑन द टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए गाइज यहां पर सबसे मेन पार्ट, सर ये सभी को पढ़ने के लिए क्या आप चैप्टर वाइज अनाउंस तो करोगे सर, बट चैप्टर वाइज लिंकिंग है क्या? क्या चैप्टर वाइज कोई लिंकिंग है क्या सर? गाइस चैप्टर वाइज लिंकिंग लगभग सीए फाइनल में नहीं है। चैप्टर वाइज लिंकिंग एएफएम में नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने चैप्टर वाइज अनाउंस किया है। और चैप्टर वाइज के लिए सभी के लिंकिंग के लिए आज या कल में जो हम पढ़ने वाले वही काम में आने वाला है। सो सर आज एंड कल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ऐसा? आप जान के हैरान हो जाओगे दोस्तों, आज या कल में हम लोग क्या पढ़ने वाले इज द रिविजन ऑफ योर कंसेप्ट ऑफ सीए इंटर, बिकॉज दैट विल बी वेरी वेल एप्लीकेबल हियर। आप सबको सीए फाइनल का अगर बेस पक्का रखना है तो आपको इंटर के कॉन्सेप्ट सब याद रखने हैं और इंटर के कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करने हैं। तो आप बोलोगे सर इंटर तो आप नहीं पढ़ाया सर, बहुत अच्छा पढ़ लिया सर, रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। गाइज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हमारा ब्रेन जो है वो पहला फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट कर देता है, फीफो बेसिस पर चलता है। तो डेफिनेटली यहां पर मैं बोलना चाहूंगा कि आपको आपके सीए इंटर के रिविजन्स की भी जरूरत है। और सीए इंटर का रिवीजन बेस अगर पक्का हो जाएगा ना, और मेरे साथ ही पढ़े हो तो कोई टेंशन ही नहीं, फिर तो वर्डिंग्स भी मैच हो जाएंगे। जो पहले आपके साथ वर्डिंग्स यूज किए थे वही वर्डिंग्स यहां पर भी यूज होंगे। एंड डेफिनेटली एक अलग लेवल पर आप लोगों का कॉन्फिडेंस जाएगा। और मुझे भरोसा है कि आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर थे, बट एट द सेम टाइम भरोसा है कि इंटर लेवल तक क्लियर थे। उसके बाद से लेकर आप सब लोग आर्टिकलशिप में लग चुके हो और आप सब लोगों को वक्त कहाँ है कि इंटर के बुक कभी ओपन करके देखे, और जरूरत भी क्या थी। बट आज और इसके आगे उसकी जरूरत गिरेगी, इसलिए हम लोगों को कुछ बेसिक टॉपिक्स जो है सीए इंटर के रिवाइज करने फटाफट फटाफट। ओके तो आप सब लोग नोटबुक लेके बैठिए। सर और कोई बुक की जरूरत है क्या? आईसीएआई का स्टडी मैट जो है वो डाउनलोड करके बैठिए। आज जरूरत नहीं है बट अगली बार के लिए बोल रहा मैं। आईसीआई का स्टडी मैट जो है वो डाउनलोड होता है, ICI.org पे जाइए, स्टूडेंट्स में जाइए, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल में जाइए, वहां पर न्यू सिलेबस में टिक करना और सीए फाइनल में जाना और वहां पर एएफएम को टिक करना। और एएफएम को क्लिक करने के बाद जब आप अंदर जाओगे तो आपको चैप्टर वाइज पूरा का पूरा स्टडी मैट दिखेगा। उसमें जो करंट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते, हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, हमारे कंसेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं। हम इसको बोलते हैं बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि हम लोग
इंटर का रिवीजन करने वाले थे, इसलिए यहाँ पर जो शीट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी इंटर की है। और जैसे ही हम सी ए फाइनल पे चले जाएंगे तो ये जो शीट रहेगी जिस पर मैं लिख रहा हूँ ये सी ए फाइनल की बन जाएगी। और ये शीट जो है आपके साथ शेयर होगी एट द एंड ऑफ द बैच। आपके साथ शीट शेयर होगी, आपके साथ शेयर होगा हर कोई चीज़ जिस पे मैं लिख रहा हूँ, ताकि कल जाके फ्यूचर में रेफरेंस के लिए आपको कुछ भी चीज़ देखनी होगी तो आप देख सकोगे। तो सॉफ्ट कॉपी में आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग व्हाट आई एम राइटिंग विथ यू, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है। जो बैच के लोग हैं हमारा गूगल ड्राइव बनेगा, गूगल ड्राइव में ये सब अपलोड होगा। और बैच के सबसे बेस्ट पार्ट, फीचर्स में बोलना भूल गया मैं, बैच के फीचर्स में सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा आपका लवली लवली फीचर, एंड दैट इज कि आपको इस बैच के साथ नो डाउट टेस्ट के साथ साथ टेक अवे भी दिया जाएगा। टेक अवेज भी मिलेंगे आपको, बैच के साथ साथ टेक अवेज भी मिलेंगे। सो टेक अवेज याद है दोस्तों, जो हम लोग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें हार्डली 1 से 2 मिनट में करते थे लेक्चर्स के एंड में, यस यहाँ पर भी मिलेगी आपको वीक में, मतलब ऑलमोस्ट थर्ड फोर्थ डे में एक बार टेक अवे मिलेगा आपको। एवरी थर्ड फोर्थ डे आपको एक टेक अवे मिलेगा। और टेक अवे आप सबके फेवरेट से, आप सबको पता है ये टेक अवेज आपके लिए मिलेंगे आपको। और ये टेक अवेज रियल लाइफ चीज़ें होती है जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि लाइफ में सॉर्टेड बनने के लिए, मोटिवेशन के लिए आपको ये सब ज़रूरी है। यस माय फ्रेंड्स, तो टेक अवेज आर यूनिक फीचर्स ऑफ दिस बैच, यू आर गोइंग टू गेट दैट ऑल्सो। जिन लोगों को टेक अवे क्या है पता ही नहीं है, डोंट वरी एट ऑल, टेक अवेज मेरे सभी स्टूडेंट्स को पता है। और टेक अवेज आप सबके फेवरेट बन जाएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के साथ साथ टेक अवेज भी आपके फेवरेट बन जाएंगे। आई विल डेफिनेटली टेल यू, यू विल बी ईगरसली वेटिंग फॉर टेक अवेज, यू विल बी ईगरसली वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट चैप्टर अनाउंसमेंट, बैच अनाउंसमेंट। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले सर आप क्या रिवाइज कराने वाले हो सर, क्या रिवाइज कराने वाले हो सर सबसे पहले? तो द वेरी फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू रिवाइज इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। So as you all know, time value of money is a very very important concept in your your syllabus. Your whole syllabus of finance is in fact based on time value of money. तो आपको time value of money ये concept तो बहुत अच्छे से समझना चाहिए, आपको ये concept clarity के साथ आगे बढ़ना चाहिए। time value of money, तो time value of money क्या होता है सर? मूविंग फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू एंड मूविंग फ्रॉम फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू। आप सबको पता है इसमें दो टेक्निक हुआ करती थी, होती है इनफैक्ट, हुआ करती थी मतलब मैं आपके इंटर के लॉजिक से बोल रहा हूँ। इसमें दो टेक्निक होते हैं। द वेरी फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग टेक्निक and the other technique is called as कंपाउंडिंग टेक्निक। सो दो टेक्निक हम लोग पढ़ने वाले हैं, वन इज डिस्काउंटिंग, द अदर इज कंपाउंडिंग। दो टेक्निक हम लोग पढ़ने वाले, डिस्काउंटिंग टेक्निक, कंपाउंडिंग टेक्निक। चलिए डिस्काउंटिंग टेक्निक क्या होता है सर? व्हाट इज डिस्काउंटिंग टेक्निक सर? डिस्काउंटिंग टेक्निक का मतलब होता है we use this technique for finding present value of future money. We use discounting technique to find the present value of future money. Compounding technique तो सर हमें याद है सर, for finding future value of present money, for finding the future value of present money। तो आप जब फ्यूचर के पैसों का आज का वैल्यू निकालते हो तो डिस्काउंटिंग, और अगर आज के पैसों का फ्यूचर में वैल्यू निकालते हो तो कंपाउंडिंग। सर बट व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट दिस? बिकॉज गाइज फाइनेंस में हम लोग फैसले ले रहे आज, मगर कैश फ्लोज आ रहे फ्यूचर में।
तो फ्यूचर के कैश फ्लोज को प्रेजेंट पे लाना बहुत जरूरी है, बिकॉज आज के इन्वेस्टमेंट्स के साथ कंपेयर करना है. Yes, my dear friends, and therefore we have discounting technique. Then you have certain money to be invested today. Returns are going to come in future. आप लोगों को देखना है कि फ्यूचर में कितने रिटर्न्स आएंगे. So therefore you are going to calculate the compounding, that is the future value of present money, and you are going to check कि आपके रिटर्न्स वर्थ है या नहीं है. So definitely we will need compounding as well as discounting, but majorly we will be using discounting technique. कंपाउंडिंग टेक्निक बहुत लिमिटेड यूज में आता है, बट आता है. ओके, सो डिस्काउंटिंग टेक्निक के केस में क्या होता है? डिस्काउंटिंग टेक्निक के केस में वी यूज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर कॉमा एन एंड प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर कॉमा एन फॉर single cash flow and annuity cash flow respectively. अगर आपके पास सिंगल कैश फ्लो रहेगा तो आप यूज करोगे PVF. Sir, what is PVF? Don't worry, I am going to dictate that also. Present value factor. R comma N. R is rate of interest, N is number of years, number of times. PVAF is present value annuity factor. So whenever you have single cash flow, you are going to use present value factor. Whenever you have annuity cash flows, you are going to use present value annuity factor. Yes, चलो समझ गया सर. कैसे निकाला जाता है सर इसको देखते आगे, डोंट वरी. नेक्स्ट हियर वी आर गोइंग टू यूज कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर R comma N and compounding value annuity factor R comma N for single cash flow and annuity cash flow respectively. For single cash flow and annuity cash flow respectively. So we are going to use CVF compounding value factor, CVAF compounding value annuity factor for single cash flow and annuity cash flow respectively. Very good. So what exactly is this compounding value factor? How do we calculate that? वो एक मिनट बाद देख लेंगे. Yes, right here where PVF is equal to प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, सिंगल कैश फ्लो के लिए यूज होता है. PVAF इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर. CVF इज इक्वल टू कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर. ऑफ कोर्स CVAF क्या होगा? CVAF होगा कंपाउंडिंग वैल्यू एन्युटी फैक्टर. कंपाउंडिंग वैल्यू एन्युटी फैक्टर. यस, अनिकेत कुमार बोल रहे डू वी हैव टू परचेज. यस अनिकेत कुमार, अभी कुछ दिन 2-3 दिन हम लोग यूट्यूब पे रहेंगे, लाइव रहेंगे, बट जैसे ही CA फाइनल का पार्ट आ जाएगा और उसका एक आध लेक्चर 2 लेक्चर इधर हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे. अगर आपको परचेज करना है तो चैप्टर वाइज अवेलेबल है जिसका प्राइस बहुत नॉमिनल है. ठीक है, तो आप इंक्वायरी कर लेना एंड डेफिनेटली आप लोग आप परचेज कर सकते हो. चैप्टर वाइज अवेलेबल है बैच. चलिए, now let's see how to calculate this PVF, PVAF, CVF, CVAF. So right there, calculation of present value factor. Assume, देखिए फैक्टर कैलकुलेशन के लिए आपको 2 चीजें लगती है, एक लगता है R और दूसरा लगता है N.
आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स। तो आर को ले लेते हैं 12%, एन को ले लेते हैं 3 ईयर्स। आर को ले लेते 12%, एन को ले लेते 3 ईयर्स। ओके, कैलकुलेट करके देख लेते हमारा आंसर क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले आप लोग जो मैं बोल रहा हूं वो कैलसी पे करोगे, उसके बाद आगे लिखोगे। ठीक है, कैलसी पे करोगे और उसके बाद आगे लिखोगे। तो यहां पर इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1.1, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर is equal to will give you first year factor, is equal to will give you second year factor, is equal to third time will give you third year factor, my friends, and that third year factor will be your present value factor। तो जरा कैलसी लीजिएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 कीजिएगा, 12% इसलिए 1.12 किया है। अगर 10% रहेगा तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 होगा, बट यहां पर 12 है इसलिए 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू करोगे तो 0.8928 दिख रहा है, इज इक्वल टू करोगे तो 0.7972 दिख रहा है, इज इक्वल टू करोगे थर्ड टाइम तो कितना आया 0.7118 बुला लो इसे। 7118 क्यों सर? 7118 इसलिए बेटा बिकॉज आगे 7 के आगे 8 लिखा है, 71178 है, तो राउंड ऑफ करके अपन ने 7118 लिखना चाहिए। So this is your factor and this is the third year factor at 12%. Everyone got this? सबका आ गया ये factor? What exactly is the meaning of 0.7118? What exactly is the meaning of 0.7118? It simply means कि हम लोग डिस्काउंटिंग में फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर आ रहे हैं। हम लोग डिस्काउंटिंग में फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली ₹1 इन द फ्यूचर, कब? थर्ड ईयर में, उसका आज का वैल्यू आया 0.7118। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ दिस? इफ यू टुडे इन्वेस्ट 0.7118 at the rate of 12%, after 3 years you will have 1 rupee in your account. If you want to receive 1 rupee after 3 years, today you have to invest 0.7118. So guys, अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 रुपी नहीं चाहिए, आपको लेट अस से 50,000 चाहिए आफ्टर 3 इयर्स, तो आज कितना इन्वेस्ट करेंगे? आज कितना इन्वेस्ट करेंगे? अगर आपको 1 रुपी नहीं चाहिए 3 इयर्स बाद, आपको चाहिए 50,000 रुपीज, सो हाउ मच विल यू हैव टू इन्वेस्ट टुडे? प्लीज आंसर। प्रेजेंट वैल्यू, आज कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर हम लोग? बोलिए, मेरा आंसर रेडी है, आपका आंसर रेडी है क्या? यू नीड टू इन्वेस्ट 50,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डेफिनेटली, बिल्कुल सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 50,000 इंटू 0.7118 और आपका आंसर कितना आता है? 0.7118 इंटू 50,000, आपका आंसर आता है 35,590। 35,590, yes my dear friends, 35,590 is your present value. So what is this sir? If you today invest 35,590 at the rate 12%, after 3 years you will have in your account 50,000 rupees. In your account you will have 50,000 rupees. You can cross check everything. Okay, चलो लिख लो अभी, ये जल्दी से लिख लो। 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू सेकेंड ईयर इज इक्वल टू थर्ड ईयर। सिंस ऊपर लिखा था 3 इयर्स, इसलिए हम लोगों ने 3 पे आके स्टॉप किया, और आर 12% था इसलिए हमने 1 डिवाइडेड बाय 1.12 किया। अगर आर हमारा 9% होता तो 1 डिवाइडेड बाय 1.09 करते। अगर आर हमारा 13.5% होता तो 1 डिवाइडेड बाय 1.135 करते। अगर हमारा आर 7% होता तो 1 डिवाइडेड बाय 1.07 करते। यस, आई होप यू अंडरस्टूड। एंड फिर ये आपका आ गया आंसर 0.7118। उसका क्या लॉजिक था वो ये लिखिए। हम लोग फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू जा रहे हैं,
हम लोग फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू जा रहे हैं। रुपी वन, ये जो ऊपर का वन डिवाइडेड बाय था ना, ये जो वन डिवाइड बाय था ना, इसका लॉजिक है, ये रुपी वन है इसलिए वन डिवाइड बाय लिया आपने। ये जो फ्यूचर का रुपी वन है इसकी वजह से ऐसा लेना पड़ा हमको। यस, तो रुपी वन था इसलिए वन डिवाइडेड बाय 1.1 बिकॉज आर वॉज 12%। यस, तो 1 रुपी का आज का वैल्यू आ गया 0.7118। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपका आ गया 35,590। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते। इन केस ऑफ पीवीएफ व्हाट वी डू, calculation of PVAF, what we do, present value annuity factor, assumption will be same, assumption will be R 12% and 3 years, ताकि आपको क्लैरिटी रहेगा कि सब जगह हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग सेम रेट से हम अलग अलग क्या कर रहे हैं आपको समझना चाहिए, इसलिए हम लोग सेम एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे। R will be 12% and will be 3 years. Now we are calculating present value annuity factor. So in case of present value annuity factor, what we do? It's annuity, my friends. So if it is annuity, so in that case what we do is we have every year cash flow. We have every year cash flow. So friends, it will be 1 divided by 1.1 is equal to whatever answer you get, just press M plus. Whatever answer you get for the second year, simply press M plus. Whatever answer you get for the third year, again press M plus and then press MRC, memory recall. Then press memory recall and your answer will be here. Tell me what is your answer. 1 divided by 1.12 is equal to memory plus is equal to memory plus is equal to memory plus memory recall. Your answer will be 2.4018. 2.4018. Is this your answer? 1 divided by 1.12 is equal to first year is equal to second year is equal to third year. Yes, 2.4018. Another technique to calculate this, अगर आपके कैलसी पर जीटी का फंक्शन है, अगर आपके कैलकुलेटर्स पर जीटी का फंक्शन है, तो इन दैट केस 1 divided by 1.12 is equal to 3 times and then press grand total. So if you have GT function, grand total function on your calculators, you can simply adopt simple technique. Just press 1 divided by 1.12 is equal to no M plus and then press GT. The moment you press GT, you will get the same answer, 2.4018. 2.4018. Okay, sir, what exactly is this, sir? What exactly is 2.4018, sir? So 2.4018, I'll explain you. We are again moving from future value to present value, but this time future value is not a single amount, it's same amount every year. Same amount every year is called as annuity. So this time we have rupee 1 per annum, because see, I have taken 1 divided by. So if I have taken 1 divided by, that means again it's 1 rupee, but this is annuity per annum, and therefore 1 rupee per annum for 3 years. Today's value is 2.4018. If you want to have every year 1 rupee for next 3 years, today you have to invest 2.4018. And now friends, if you don't want to have 1 rupee per annum, you want to have 70,000 per annum. How much will you invest today? How much will you invest today? So just simply cross multiply and you will get your answer. Present value is equal to 70,000 into 2.4018, and your answer comes to what? Your answer comes to 70,000 into 2.4018.
Your answer comes to 1,68,126. Yes, Ananya, very good. 2.4018 and then multiplied by 70,000. Your answer will be 1,68,126. Yes, Aditya, absolutely correct. So ये आंसर्स तो खैर हम निकाल रहे हैं. अब इसका लॉजिक क्या है? ये जो तुमने आंसर निकाला प्रेजेंट वैल्यू का, इससे तुम्हारा एक फॉर्मूला बन गया था ऊपर, और नीचे जो तुमने आंसर निकाला इससे भी तुम्हारा एक फॉर्मूला बन गया है. ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है सर? हमने तो सिंपली आंसर निकाला सर, फॉर्मूला कहां है? गाइस लुक एट दिस एंड नाउ मेक द फॉर्मूला. अगर सिंगल कैश फ्लो रहेगा तो हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट इज 50,000 फ्रेंड्स? फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू इनटू व्हाट इज 0.7118. व्हाट वाज दैट? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर R, N. So this is your formula for single cash flow. माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन गया? सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला बन गया है. और सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या बना है आपका? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर R, N. देख लीजिए, आप रिलेट कर लीजिए बाजू बाजू में एंड लिख भी लीजिए. सिंगल कैश फ्लो अगर रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा. This will be useful when it is single cash flow discounting. Discounting single cash flow, you will use this formula. Present value is equal to future value into present value factor R, N. And नीचे वाला पार्ट लिख लीजिए अभी. 1 divided by 1.12 is equal to M plus is equal to M plus is equal to M plus MRC. And then you get 2.4018. Or if you have GT, then simply 1 divided by 1.12 is equal to 3 times then GT, and your answer will be 2.4018. 2.4018. Write the logic of PVAF. प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का लॉजिक लिख लीजिए. एंड प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का लॉजिक क्या है सर? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का लॉजिक है, हम लोग फ्यूचर वैल्यू एन्युटी से प्रेजेंट वैल्यू पर आ रहे हैं. फ्यूचर वैल्यू एन्युटी से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे आ रहे हैं. ₹1 पर एनम. टूडेज वैल्यू इज 2.4018. So 70,000 per annum, how much? 70,000 per annum, how much? Simply cross multiply. Present value is equal to 70,000 into 2.4018, and your present value comes to 1,68,126. Answer was not important. Formula is important. Formula क्या आया सर? हम तो आंसर ही निकाल रहे थे सर, फॉर्मूला क्या आया? देख लीजिए फॉर्मूला क्या आया दोस्तों. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट इज 70,000? नो, इट्स नॉट फ्यूचर वैल्यू, इट्स एवरी ईयर फ्यूचर वैल्यू, सो इट्स एन्युटी इनटू व्हाट इज 2.4018. 2.4018 is present value annuity factor R, N. Present value annuity factor R, N. Yes my dear friends, so ये बन गया हमारा फॉर्मूला एन्युटी के लिए. डिस्काउंटिंग के अंदर अगर एन्युटी रहेगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. तो दिस फॉर्मूला विल बी यूजफुल व्हेन यू हैव एन्युटी कैश फ्लोज. The above formula was useful when you have single cash flow. This formula is useful when you have annuity cash flow. तो हमने पहले ही दिन 2 फॉर्मूलेज निकाल लिए, रिवाइज करा लिए. ये लॉजिक्स आपको पूरे सिलेबस में यूज होने वाले थे, इसलिए डिटेल में बता दिया है मैंने एक बार. आगे के फॉर्मूलेज सिर्फ रिवाइज हो जाएंगे. लॉजिक्स कितने डिस्कस करेंगे, ये सब इंटर में डिस्कस किए हुए हैं. यस. Then coming to CVF R, N. Calculation of compounding value factor
आर कॉमा एन, और ये यूज होता है कंपाउंडिंग के अंदर। अजम्पशन सेम रखते हैं, अज्यूम R is equal to 12%, N is equal to 3 years. R is equal to 12%, N is equal to 3 years. और आपका लॉजिक फॉर कंपाउंडिंग 1 इंटू 1.12 करना पड़ता है। डिवाइड था वहां पर, यहां पर इंटू है, बिकॉज वो डिस्काउंटिंग था, ये कंपाउंडिंग है। वहां पर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, यहां पर हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। तो वो अगर डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई होगा, उसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा। एंड फ्रेंड्स, इज इक्वल टू करोगे तो फर्स्ट ईयर का आएगा, इज इक्वल टू करोगे सेकेंड ईयर का आंसर आएगा, नहीं आएगा। इनटू इज इक्वल टू करना होगा सेकेंड ईयर। गाइज बी केयरफुल, ओनली फॉर सेकेंड ईयर यू नीड टू प्रेस इनटू इज इक्वल टू, एंड इसके आगे कितने भी साल रहेंगे तो इज इक्वल टू, सो जस्ट इज इक्वल टू, एंड नाउ दिस विल बी योर आंसर। So let me calculate this with you guys. You also answer. 1 into 1.12 is equal to first year, into is equal to second year, is equal to third year. My answer comes to 1.4049. 1.4049 my friends. मेरा आंसर आ रहा है 1.4049। आया क्या? तोड़ लोग, सब जबरदस्त लोग, आंसर आए क्या आपका? नाउ ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? अभी 1.4049 आपका आंसर आ चुका है, ये क्या है? तो हम बोल रहे हैं कि हम अभी कंपाउंडिंग में है, इसका मतलब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू से जा रहे हैं फ्यूचर वैल्यू की तरफ। उल्टा, हम लोग डिस्काउंटिंग का उल्टा लिखेंगे, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू से जा रहे हैं फ्यूचर वैल्यू की तरफ। सो प्रेजेंट वैल्यू कितना था सर? 1 रुपी था बेटा, आज इन्वेस्ट किया था, और फ्यूचर में 3 साल बाद कितना रहेगा वो तुमने निकाल लिया। फ्यूचर में 3 साल बाद रहेगा 1.4049। 1.4049। So what exactly is the meaning of this, sir? If you today invest 1 rupee at the rate 12%, after 3 years you will have 1.4049. That means ऊपर का 0.4049 आपका इंटरेस्ट है। यस, अब मुझे 1 रुपी नहीं इन्वेस्ट करना है, आज मुझे इन्वेस्ट करना है 80,000। 80,000 तो कितना रहेगा फ्यूचर में? अगर आज मुझे इन्वेस्ट करना है 80,000 तो कितना बनेगा फ्यूचर में? सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा हमारा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, कीजिए कैलकुलेट, 80,000 इंटू 1.4049 इज इक्वल टू, तो 1.4049 इंटू 80,000 अगर मैं करूं तो मेरा आंसर आएगा, बोलिए, रुपीज 1,12,392। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 1,12,392। सो ऑब्वियसली दैट 80,000 के ऊपर वाला पार्ट इज योर इंटरेस्ट। यस, व्हाट इज द फॉर्मूला गाइज? आंसर वाज नॉट इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला वाज इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला क्या बन रहा है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट इज 80,000 प्रेजेंट वैल्यू into what is 1.4049 is compounding value factor r comma n। कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर r कॉमा n, ये बन गया आपका फॉर्मूला। और ये कब यूज होता है सर? ये यूज होता है सिंगल कैश फ्लो के वक्त। कंपाउंडिंग में ये यूज होता है सिंगल कैश फ्लो के वक्त। लिख लीजिए, एवरीवन प्लीज राइट द लॉजिक। कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर r कॉमा n, अजम्पशन तो वही लिख दिया आपने, 1 इंटू 1.12, 12% इसलिए, अगर 9% होता तो 1 इंटू 1.09 करते, 8.5% होता तो 1 इंटू 1.085 करते। यस, सो 1 इंटू 1.12 इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में, सिर्फ सेकेंड ईयर में ख्याल रखना है आपको, इंटू इज इक्वल टू, सर एवरी सेकेंड ईयर या सिर्फ सेकेंड ईयर? सिर्फ सेकेंड ईयर। इसके आगे कितने भी साल रहेंगे तो इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, यू विल गेट द आंसर। सो सेकेंड ईयर में इंटू इज इक्वल टू। सर ऐसा क्यों होता है? कैलसी के फंक्शन की वजह से होता है बेटा, लॉजिक बाकी कुछ नहीं है। सो इज इक्वल टू
first year, into is equal to second year, third time is equal to, you get the answer. The answer is 1.4049, and you are moving from present value to future value. So therefore rupee 1 today, that is present value, future value is 1.4049. Your future value is 1.4049. So present value is 80,000. What is the future value? Present value is 80,000. What is the future value? Cross multiply, get your answer. Future value is equal to 80,000 into 1.4049. Your answer is 1,12,392. आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट. आंसर की वजह से जो बनने वाला फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूला बन गया फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू CVF R, N. वेरी वेरी गुड माय फ्रेंड्स, सब लोगों ने लिख लिया है. अब हम आगे बढ़ते हैं. कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर हमारा लास्ट फैक्टर है ये, कंपाउंडिंग वैल्यू एन्युटी फैक्टर. कंप्यूटेशन ऑफ कंपाउंडिंग वैल्यू एन्युटी फैक्टर R, N. ये क्या होता है सर? सर ये क्या होता है? ये एन्युटी के वक्त यूज होता है गाइस. लिखते जाइए अब मेरे साथ साथ, मैं वेट नहीं करूंगा अभी. इजी है, एकदम आसान है. अज्यूम वही रहेगा हमारा, R 12% और N 3 years. R 12% और N 3 years. 1 into 1.12 इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर जैसे आया M प्लस. सेकेंड ईयर है भाई, सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर है तो क्या करना है सर? केयरफुल रहना है. इनटू इज इक्वल टू होता है सेकेंड ईयर में, जो भी आंसर आएगा M प्लस. थर्ड ईयर जो आंसर आएगा जस्ट इज इक्वल टू दबाने के बाद वो रहेगा M प्लस. फिर आप MRC प्रेस कीजिए, आपके कैलसी के स्क्रीन पर जो आंसर आएगा वो आपका CVAF रहेगा. 1 into 1.12 is equal to first year M plus into is equal to M plus is equal to M plus MRC. Your answer comes to 3.7793. आया क्या आंसर? आपका आंसर आता है 3.7793. आया क्या आंसर? मुझे कंफर्मेशन दीजिए एक बार. और अगर आपके कैलसी पर GT फंक्शन रहेगा तो वापस लॉजिक वही है, नो नीड टू प्रेस M प्लस, जस्ट GT एट द एंड. सो अगर GT आपकी कैलसी पर है तो फिर तो आपका काम और आसान है. आपके कैलसी पर अगर GT रहेगा तो बस 1 into 1.12 is equal to into is equal to and then GT. Your answer will come 3.7793. Yes, very good. So what exactly is this, sir? 3.7793. What exactly is this, sir? Again we are going from present value to future value, but this time it's not a singular amount which we are investing. We are investing every year same amount, so let's call it as annuity. Instead of present value, call it as annuity. Rupee 1 per annum for 3 years. After 3 years your value is 3.7793. But understand, this rupee 1 per annum is at beginning of the year. That means what, sir? Every year beginning, हर साल के बिगिनिंग में तुमने 111 रुपी इन्वेस्ट किया तो तीसरे साल के एंड में तुम्हारे पास रहेगा 3.7793. So suppose you are investing 1,50,000 per annum. सपोज आपने इन्वेस्ट किया 1,50,000 पर एनम, तो फ्यूचर में कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. एंड योर आंसर विल बी व्हाट? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1,50,000 into 3.7793. I always say your answer is not important. Mainly the formula is important. आपका आंसर आता है 5,66,895. बट लुक एट दिस, क्या किया आपने सर? ये मल्टीप्लाई किया तो यही तो फॉर्मूला बन गया. क्या फॉर्मूला बना सर? ये
फॉर्मूला इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट वाज 1,50,000 सर प्रेजेंट वैल्यू नहीं रे, प्रेजेंट वैल्यू नहीं है वो, एवरी ईयर का वैल्यू है वो, सो इट बिकम्स एन्युटी, यस, सो इट्स एन्युटी इनटू 3.7793 क्या था, कंपाउंडिंग वैल्यू एन्युटी फैक्टर था सर, R, N, यस। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला फॉर कंपाउंडिंग, फॉर्मूला फॉर कंपाउंडिंग। बट ये जो फॉर्मूला बना ये एट बिगिनिंग के लिए बना, जब आप इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर करते हो तो ये फॉर्मूला होता है। अगर आप एंड ऑफ द ईयर करोगे तो एक साल का इंटरेस्ट रिवर्सल करना पड़ता है, इसलिए डिवाइडेड बाय 1+R करना पड़ेगा आपको। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू राइट ऑल द फॉर्मूलाज एट वन प्लेस, ऑल द फॉर्मूले वी आर गोइंग टू राइट एट द वन प्लेस, सो डोंट वरी एट ऑल। ये है एट द बिगिनिंग के लिए। चलिए फटाफट ये तो लिख दिया आपने, मेरे साथ साथ लिखने बोला था मैंने आपको, लिख दिया, लॉजिक के साथ समझ गया आपको व्हाट इज डिस्काउंटिंग, व्हाट इज कंपाउंडिंग, सब कुछ समझ गया है, वेरी गुड। अब जरा 2 मिनट के लिए डिस्काउंटिंग का पूरा चार्ट ड्रॉ कर लेंगे ताकि रेफरेंस के लिए हर बार रहेगा। राइट विथ मी, डिस्काउंटिंग टेक्निक। गाइस जब हम डिस्काउंटिंग टेक्निक बोलते हैं तो उसमें 3 तरीके के कैश फ्लोज आते हैं। कितने? 3 तरीके के कैश फ्लोज आते हैं उसमें। पहला आता है सिंगल कैश फ्लो, पहला आता है सिंगल कैश फ्लो, दूसरा आता है मल्टीपल कैश फ्लो, और लास्ट आता है आपका एन्युटी कैश फ्लो। अगर आपको ये सब रिकॉल हो रहा है तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ स्टडिंग फ्रॉम द सेम टीचर, क्योंकि कंसेप्ट वही एक्सप्लेन होता है, उसी तरीके से एक्सप्लेन होता है, लिंक लगता है। डेफिनेटली आपको भी लग रहा होगा, आई एम वेरी श्योर। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिंगल कैश फ्लो के लिए हमने ऊपर फॉर्मूला निकाला था, वही फॉर्मूला यहां पर भी लिखना होगा आपको। सिंगल कैश फ्लो के लिए सर फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ R, N। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ R, N। यस, दिस इज द फॉर्मूला जो हमने ऊपर डिराइव किया था। सेकेंड फॉर्मूला मल्टीपल कैश फ्लो के केस में यहां पर आएगा 5 कॉलमनर फॉर्मेट, जो आपके भाषा में अगर मैं बात करूं तो एनपीवी का फॉर्मेट, एनपीवी का फॉर्मेट, वही सेम फॉर्मेट यहां पर यूज होगा। ईयर पर्टिकुलर्स कैश फ्लो मतलब फ्यूचर वैल्यू, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 12%, एग्जाम्पल 12% लिया, एंड डीसीएफ, डीसीएफ इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो ये फॉर्मेट से हम लोग सॉल्व करते, आपको याद होगा तो, ये फॉर्मेट से हम लोग सॉल्व करते, आपको याद होगा तो प्लीज डोंट राइट। अगर आप लिख रहे होगे तो थोड़ा स्पेस एन्युटी के लिए रखिए। मेरे पास आईपैड है और आईपैड की शक्तियों का दुरुपयोग मैं कर सकता हूं, आपके पास नहीं है, आपके पास नोटबुक है, ठीक है। तो ये मल्टीपल कैश फ्लो होता है। सर मल्टीपल कैश फ्लो क्या होता है सर, एक बार बता दीजिए ना। मल्टीपल कैश फ्लो में हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, बस सिर्फ एक फॉर्मेट में यूज करते हैं। सपोज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 ही साल लेंगे, टाइम बच जाएगा। आपको कैश इनफ्लो मिल रहा है, आपको कैश इनफ्लो मिल रहा है। फर्स्ट ईयर में 1000 मिला, सेकंड ईयर में 2000 मिला। फर्स्ट ईयर में 1000, सेकंड ईयर में 2000। आप कैसे लोगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.12, फर्स्ट ईयर का फैक्टर लिखोगे यहां पर फर्स्ट ईयर के सामने 0.8929, राउंड ऑफ बराबर करोगे तो आपको समझेगा 8929, एंड सेकेंड ईयर के लिए 0.7972, 0.7972।
तो ऑब्वियसली आपके 1000 को इंटू 0.8929 से मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर 893 ले लो, आप राउंड ऑफ कर लो, रुपीज में है वैसे भी। एंड दूसरा 2000 इंटू आप उसके सेकेंड ईयर के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2000 आपका फ्यूचर वैल्यू है, 0.7972 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपका आंसर आ रहा है 1594। तो आपका टोटल आएगा 1594 प्लस 893 2487। आपका आंसर आएगा 2487 माय फ्रेंड्स। आपका आंसर आएगा 2487 माय फ्रेंड्स। व्हाट इज 2487? इफ यू टुडे इन्वेस्ट 2487, in the first year you will get 1000, in the second year you will get 2000. In other words, if you want to get 1000 in the first year end and 2000 in the second year end, today you need to invest 2487. आपके फ्यूचर के वो दो कैश फ्लोज जो है 1000 और 2000, उन दोनों का आज का टोटल वैल्यू 2487 है। कितने रेट से इन्वेस्टमेंट किया रहेगा आपने? 12% से किया सर। Yes. So this is the logic. अब क्योंकि हम समझ चुके तो हम इसको छोटा कर कर इधर रख देते हैं ताकि हम लोग डिस्कस कर पाए एन्युटी। मैं इसलिए बोल रहा था कि मेरे पास आईपैड है, उसकी शक्तियों का दुरुपयोग मैं कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते। तो देयरफॉर ठीक है, तो ये आपका मल्टीपल कैश फ्लो हो गया। अब आते हैं एन्युटी कैश फ्लो की तरफ। तो आप सबको याद होगा एन्युटीज जो थे वो दो टाइप के थे। यस सर, एक फाइनाइट एन्युटी था और एक इनफाइनाइट एन्युटी था। इनफाइनाइट एन्युटी का दूसरा नाम था परपेचुइटी। इनफाइनाइट एन्युटी का दूसरा नाम था परपेचुइटी। नाउ फाइनाइट एन्युटी के केस में आपका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, हमने ऊपर निकाला है दोस्तों, हमने ऊपर एन्युटी का फॉर्मूला निकाला है, वो फाइनाइट ही था क्योंकि 3 इयर्स थे अपने, तो अपन ने इज इक्वल टू एम प्लस जो किया था वो। यस, एन्युटी इंटू PVAF R, N, एन्युटी इंटू PVAF R, N, ये आपका फाइनाइट एन्युटी का फॉर्मूला होता है जो हमने ऊपर डिराइव किया था। अब इनफाइनाइट एन्युटी में ना दोस्तों दो टाइप होते हैं। इनफाइनाइट एन्युटी में पहला टाइप होता है विदाउट ग्रोथ और दूसरा फॉर्मूला होता है विथ ग्रोथ। एन्युटी अगर कांस्टेंट रेट से ग्रो हो जाए तो विद ग्रोथ आ जाएगा, अगर ग्रोथ ही नहीं है, सेम एन्युटी चलते जा रहा है, तो वो बन जाएगा विदाउट ग्रोथ रेट। तो अगर विदाउट ग्रोथ रहेगा तो प्रेजेंट वैल्यू विल बी, याद है आपको, A/R। यस, प्रेजेंट वैल्यू विल बी A/R। और अगर विद ग्रोथ रेट रहेगा तो प्रेजेंट वैल्यू विल बी A/R-G। ग्रोथ रेट रहेगा तो ग्रोथ ऐड नहीं करते, लेस करते, आर में से लेस करते ग्रोथ रेट को। यस, याद है सर, याद है, लॉजिक भी याद है सर। क्या लॉजिक था? लॉजिक क्या था याद है क्या दोस्तों? तो लॉजिक ये था कि जब आप आर में से उस जी को माइनस कर देते हो तो आर आपका 12% था। सपोज आपका जी 4% रहेगा, ग्रोथ रेट 4% रहेगा, तो 12 में से 4 लेस करके आप 8% ही ले रहे हो, आप डिनोमिनेटर में 8% ही ले रहे हो, जबकि एक्चुअली बैंक आपको 12% दे रहा है। तो आपके कैलकुलेशन के मुताबिक बैंक आपको 4% एक्स्ट्रा दे रहा है, वो ग्रोथ है। आपके कैलकुलेशन के मुताबिक 4% एक्स्ट्रा दे रहा है बैंक, दैट विल बी योर ग्रोथ। यस, तो ऐसे केस में आपका फॉर्मूला बन जाएगा A/R-G एंड R-G इज विद ग्रोथ। वेरी गुड, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। सर A/R का लॉजिक भी बता दीजिए सर। ऐसे कितने सारे फॉर्मूले हैं दोस्तों, क्या क्या लॉजिक बताए, बट फिर भी सुन लीजिए। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो, अगर एक बार प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया,
10% से किया सपोज, तो ऑब्वियसली 1 लाख पे 10%, 10,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो गाइज 10,000 के इंटरेस्ट को एन्युटी बुला लो, बिकॉज वो एवरी ईयर मिलने वाला है, इन्फिनिट ईयर्स मिलने वाला है, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कर लो। 10,000 डिवाइडेड बाय 10% करने से आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा? 1 लाख आएगा। आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा? 1 लाख आएगा माय फ्रेंड्स। यस, सो दिस इज योर फॉर्मूले फॉर डिस्काउंटिंग। दिस इज योर फॉर्मूले फॉर डिस्काउंटिंग। हमने जो भी फॉर्मूला देखा वो सब फॉर्मूलेज ये रहे। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले तो डिराइव भी किए थे हमने। ये तीसरा फॉर्मूला a बाय आर, और ये चौथा फॉर्मूला a बाय आर माइनस जी। यस, तो ये 4 फॉर्मूले, बहुत ही गंदा कलर लग रहा है, जाने तो निकाल देते हैं। ये 4 फॉर्मूले हमने देखे दोस्तों, ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हमने देखे। ओके, अब आते हैं कंपाउंडिंग की तरफ। कंपाउंडिंग में बहुत सिंपल है दोस्तों, CVF और CVAF यही यूज करना है आपको, ज्यादा लोड लेना नहीं है आपको कंपाउंडिंग के केस में। और कंपाउंडिंग का आप डिटेल में फॉर्मेट रेडी नहीं करने वाले हो, बिकॉज आपको कंपाउंडिंग आपके सिलेबस में कम टाइम यूज में आएगा, कम टाइम यूज में आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये था सर। अब सर आप कुछ बोल रहे थे कंपाउंडिंग में वो एट द एंड और एट द बिगिनिंग भी था। यस, चलो एक काम कर लेते, कंपाउंडिंग का भी एक छोटा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते। क्या वैसे भी ये हर वक्त के रेफरेंस के लिए रहेगा, तो इसको सर्वगुण्य संपन्न बना देते। कंपाउंडिंग टेक्निक, इसमें भी 3 तरीके के कैश फ्लो होते हैं दोस्तों। एक होता है सिंगल कैश फ्लो, सेकंड होता है मल्टीपल कैश फ्लो, अब धोखा मत खाना, बराबर लिखना, और तीसरा होता है एन्युटी कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो की हद तक फॉर्मूला क्या रहेगा? सिंगल कैश फ्लो की हद तक फॉर्मूला रहेगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू CVF R, N। यस, इसी को आप लोग फाउंडेशन में शायद ऐसा पढ़े हो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + R⁻n। तो यही तो किया अपन ने, कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर मतलब क्या? 1 + R⁻n ही तो है। यस, मैथ्स के दुश्मनों, पता है ना आपको ये बात। अब मल्टीपल कैश फ्लो के केस में फॉर्मेट रहेगा 5 कॉलम का। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमारा फॉर्मेट नीचे बैठ जाए। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, पहला कॉलम एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, सेकेंड कॉलम विल बी अमाउंट इन्वेस्टेड, amount invested will be your second column. Third column will be number of years, जो कि आपका n होता है। बेस्ड ऑन दैट हम CVF निकालते हैं और फिर हमारा फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी से छोटा कर देता हूं इससे, ताकि आपको आइडिया आ जाए, या पहले लिख लेंगे, दिखेगा नहीं तो बाद में स्क्रीन विजिबल नहीं होगा आपको, यूट्यूब पर हो ना आप। यस, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंट इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ ईयर्स इन्वेस्टेड, कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर एंड फ्यूचर वैल्यू। अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 ही साल लेते, टाइम बचेगा। आपका एवरी ईयर इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट है आपका लेट अस से 1000, सेकेंड ईयर इन्वेस्टमेंट है आपका 2000। ऑब्वियसली अमाउंट सेम नहीं है, बन गया मल्टीपल कैश फ्लो। अब नंबर ऑफ ईयर्स इन्वेस्टेड, जस्ट इमेजिन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो 1000, तुम वैल्यू ढूंढ रहे हो सेकेंड ईयर के एंड में, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ ईयर्स इन्वेस्टेड विल बी 2 years. Number of years invested will be 2 years because you are investing at the beginning of first year and you are checking out your value at the end of second year. तो first full year invested था, second full year invested था, मगर 2000 जो है वो बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर इन्वेस्ट किया था और वो एक ही साल इन्वेस्टेड था, तो वहां पर नंबर ऑफ ईयर्स 1 आएंगे।
वहां पर नंबर ऑफ ईयर्स 1 आएंगे, और उस केस में आप आपका फैक्टर निकालोगे सीवीएफ। सीवीएफ निकालने के लिए आर सेम ले लो 12%, आर सेम ले लो 12%। एन कितना ले सर, एन ही तो निकाला अपन ने, वो 2 और 1 क्या है, वो एन ही तो है। अब नीचे से ऊपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। 1 इंटू 1.12 इज इक्वल टू 1.12 यहां पर आएगा। एंड सेकेंड ईयर में याद है ना, इंटू इज इक्वल टू होता है 1.2544, 1.2544। तो ये आ गया आपका सीवीएफ। अब आपको कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर को बस प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। लुक एट योर फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू इनटू सीवीएफ लिखा हुआ है। सो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू तो है, अमाउंट इन्वेस्टेड इज योर प्रेजेंट वैल्यू, एंड ये आपका सीवीएफ है। बस मल्टीप्लाई कर लो। तो 1000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.2544 से, आपका आंसर आएगा 1254, 1254। एंड 2000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.12 के साथ, और हमारा आंसर आएगा 2240। जब आप इसको ऐड करोगे तो 2240 एंड 1254, योर आंसर कम्स टू 3494। योर आंसर कम्स टू 3494। इसका मतलब अगर तुमने बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट किया 1000, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर इन्वेस्टमेंट किया 2000, और सेकेंड ईयर के एंड में विड्रॉ किया, तो आपको मिलेगा 3494, 3494। तो ऊपर का 1 और 2000 मिलके 3000 इन्वेस्ट किया था आपने, आपको मिल रहा है 3494। तो ऊपर का 494 आपका इंटरेस्ट है, आपका ऊपर का 494 आपका इंटरेस्ट है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको सबको ये समझ गया है अच्छे से। अगर समझ गया है तो इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यस, ये मल्टीपल कैश फ्लो हो गया। मल्टीपल कैश फ्लो, एन्युटी कैश फ्लो में सर क्या करेंगे? एन्युटी कैश फ्लो में सर क्या करेंगे इज वेरी सिंपल गाइस। एन्युटी कैश फ्लो यहां पर एक ही होता है, फाइनाइट। इनफाइनाइट कभी नहीं हो सकता, बिकॉज आप इनफाइनाइट ईयर्स इन्वेस्टमेंट करने के बाद की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिकॉज देर इज नथिंग कॉल्ड इनफाइनाइट ईयर्स के बाद। इनफाइनाइट ईयर्स के बाद कुछ नहीं होता, इसलिए फाइनाइट ईयर्स ही आएगा। आप फाइनाइट में दो टाइप आ सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग हो रहा है या आपका इन्वेस्टमेंट एट द एंड हो रहा है। एवरी ईयर के एंड में हुआ तो एट द एंड बुलाते हैं, और एवरी ईयर के बिगिनिंग में हुआ तो एट द बिगिनिंग बुलाते हैं। इनफैक्ट यहां पर मल्टीपल में भी एट द बिगिनिंग जहां पे लिया हमने, उसको एट द एंड भी बना सकते हैं हम लोग, एट द एंड भी बना सकते हैं। जस्ट इमेजिन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यू इन्वेस्टेड 1000, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर यू इन्वेस्टेड 2000। तो गाइस क्या होगा मालूम है? नंबर ऑफ ईयर्स इन्वेस्टेड जो है ना आपके, ये देखिए नंबर ऑफ ईयर्स इन्वेस्टेड जो है ना, वो 1 और 0 हो जाते, 1 और 0 हो जाते माय फ्रेंड्स। सर कैसे सर 1 और 0 होते? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यू इन्वेस्टेड, तो फर्स्ट ईयर तो इन्वेस्टेड था ही नहीं, वो सेकंड एक ही ईयर इन्वेस्टेड था, तो ऊपर 2 की जगह 1 आ जाएगा। और एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर तुमने इन्वेस्टमेंट अगर किया, तो सेकंड ईयर में ही तुम वैल्यू ढूंढ रहे हो एंड में, तो 0 ईयर इन्वेस्टेड रहेगा वो, तो 0 ईयर का फैक्टर 1 आएगा, और फर्स्ट ईयर का फैक्टर यहां पर 1.12 आएगा। अकॉर्डिंगली 1 और 1.12 लेकर ये वैल्यूज आएंगे, फ्यूचर वैल्यूज, और आपका टोटल आएगा। सो दैट मीन्स मल्टीपल में भी दो टाइप हो सकते हैं, एट द बिगिनिंग, एट द एंड ऑफ द ईयर। वैसी सेम दो टाइप आपके यहां पर भी होते हैं एन्युटी के केस में। एन्युटी के केस में एट द बिगिनिंग, एट द एंड, ये दो टाइप हो सकते हैं। एट द बिगिनिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा सर? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू CVAF R, N। यस, जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो एट द बिगिनिंग का था, तो जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो एट द बिगिनिंग का था। सो सर एट द एंड का फॉर्मूला क्या रहेगा? एट द एंड का फॉर्मूला रहेगा आपका फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला A इंटू CVAF R, N। सिर्फ इसको क्या करना है? डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर करना है, इसको सिर्फ डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर करना है, बिकॉज आपको एक साल का इंटरेस्ट कम मिलेगा, एक साल का इंटरेस्ट कम मिलेगा, इसलिए आप डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर कर लोगे। तो चलिए ये आपके फॉर्मूले फॉर कंपाउंडिंग हो चुके हैं यहां पर।
आपके फॉर्मूले जो भी हमने डिस्कस किए ये कंपाउंडिंग के फॉर्मूले हो चुके हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये जो था ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रिवीजन था जो अभी हमने किया। अब हम जाते हैं आगे, हमारे पास अभी भी टाइम है और याद रखिए सीए फाइनल का टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास 15 मिनट्स भी अवेलेबल रहेंगे हम उसको भी यूज करेंगे, हमारे पास अगर 1.5 मिनट भी अवेलेबल रहेगा हम उसको भी यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। आप सबको एक बार मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में याद दिला दूं कि भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये चैप्टर में हम लोगों ने दोस्तों 3 टाइप के कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखे थे। कौन से 3 टाइप थे सर? कॉस्ट ऑफ डेट था दोस्तों, जिसको हम सिंबॉलिकली केडी बोलते थे। इसके अंदर 2 टाइप्स थे अगर आपको याद होगा तो। इररेडीमेबल डेट था एंड रेडीमेबल डेट था। याद है आपको 2 टाइप्स थे, इररेडीमेबल डेट एंड रेडीमेबल डेट। तो इररेडीमेबल डेट में क्या होता है दोस्तों? इररेडीमेबल डेट में आपका फॉर्मूला रहेगा केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स शील्ड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स शील्ड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। यस माय फ्रेंड्स, एंड रेडीमेबल के केस में आपका फॉर्मूला था केडी इज इक्वल टू I into 1 minus t, that is interest after tax shield, plus amortization RV minus NP by N। याद है क्या दोस्तों? amortization divided by average RV plus NP by 2 into 100। ये आपका redeemable debt का फॉर्मूला था। I into 1 minus t is interest after tax shield प्लस आरवी माइनस एनपी रेडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। ये आपका अमोर्टाइजेशन वाला पार्ट था और इस अमोर्टाइजेशन वाले पार्ट को आप डिवाइडेड बाय एवरेज करोगे और फिर इनटू 100 कर दोगे। एवरेज किसका लिया सर? आरवी और एनपी दोनों का एवरेज लिया, सिंपल एवरेज लिया, 2 नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया, सिंपल एवरेज। चलिए ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला। ऐसी सेम लाइन बेसिस पर हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और लास्ट में हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग केपी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को हम केपी बोलते हैं। सेम टू सेम लाइन बेसिस पर आपका फॉर्मूला था दोस्तों, यहां पर इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड आगे थोड़ा नीचे ले लेते हैं उसको, रेडीमेबल। तो पहले इररेडीमेबल पढ़ लेते। इररेडीमेबल का आपका फॉर्मूला था केपी इज इक्वल टू ओनली प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। आपको याद होगा तो इट वाज ओनली प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100 बिकॉज फ्रेंड्स इस केस में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पर टैक्स शील्ड नहीं मिलता। प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉन टैक्स डिडक्टिबल। यस, इसलिए ओनली पीडी अपॉन एनपी इंटू 100 नेट प्रोसीड्स। यस, प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट है वो वहां पर जो आय लिखा वो भी इंटरेस्ट अमाउंट है। हाँ, नाउ कमिंग टू redeemable debt, redeemable preference shares, sorry, redeemable preference shares एंड redeemable preference share का फॉर्मूला था KP is equal to preference dividend plus amortization RV minus NP by N whole divided by average RV plus NP by 2 और लास्ट में इंटू 100। मेरे पास जगह नहीं, आप लिख दो या चलो मैं शिफ्ट कर देता हूं, क्या जगह नहीं है, सब पॉसिबल है आईपैड के साथ।
चलिए भाई, वसूल हो रहा है पैसा। समझ रहा है सब कुछ। ये आ गया आपका रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला। और रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के फॉर्मूले को अगर आप डेट के फॉर्मूले से रिलेट करोगे तो सिर्फ दो चेंजेस। पहला चेंज, वहां पर इंटरेस्ट था, यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड है। और दूसरा चेंज कि वहां पर टैक्स शील्ड लिया था और यहां पर टैक्स शील्ड नहीं मिलता है प्रेफरेंस डिविडेंड पर। तो गाइज, ये आपका कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का लॉजिक था, जो हम लोगों ने ऑलरेडी सीए इंटर में पढ़ा था। ईच एंड एवरी फॉर्मूला डिराइव किया था, जो फॉर्मूले डिराइव किए थे उसी लॉजिक से लिखे। ऊपर अमोर्टाइजेशन बुलाया, नीचे एवरेज बुलाया। आई होप आपको समझ रहा है। वर्ड टैक्स शील्ड क्या होता है? टैक्स बेनिफिट। जब इंटरेस्ट पीएनएल डेबिट होता है तो आपका टैक्स बचता है, उसको टैक्स शील्ड बोलते हैं। बट प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो पीएनएल डेबिट होता ही नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाता है। तो अगर वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जा रहा है तो उस पर टैक्स शील्ड मिलेगा क्या? ऑब्वियसली प्रेफरेंस डिविडेंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाने की वजह से उस पर टैक्स शील्ड नहीं मिलता है। और अगर उस पर टैक्स शील्ड ही नहीं मिलने वाला है आपको, तो ऑब्वियसली हम पीडी को इंटू 1 - टी नहीं करते। यस, तो ये था आपका कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। नीचे अलग से मैं मेंशन करूंगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम सिंबॉलिकली के ही बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम सिंबॉलिकली के ही बोलते हैं। और के ही के केस में आपके पास 6 फॉर्मूलेज है। मेरे पास जगह इतना नहीं रहेगा, मैं नीचे अलग से मेंशन करूंगा, आप भी वही करना ताकि खुला खुला अच्छे से लिख पाए हम लोग। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में पहला टाइप है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। दूसरा टाइप है डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। सर क्या है सर ये डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच क्या है ये? इसी को बोलते थे आप गॉर्डन्स अप्रोच, इसी को बोलते थे आप डिविडेंड डिस्काउंटेड मॉडल। तो यहां पर आप इनका नाम लिख सकते हो। इनके दो और नाम है। इनका नाम क्या है सर? गॉर्डन्स अप्रोच ऑब्लिक डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, गॉर्डन्स अप्रोच, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ये दोनों सेम थे दोस्तों। क्या था सर फॉर्मूला? क्या था सर फॉर्मूला? अब देखिए दोस्तों, इतना रिवीजन करने के बाद आपको इतना तो एहसास हो ही गया रहेगा कि कुछ भी हो जाओ सर, फाइनल स्टार्ट करने के पहले आपने इंटर का रिवीजन लिया, बहुत अच्छा किया। कम से कम ये सब बातें राइट क्लिक रिफ्रेश हो गई है दिमाग में, ना कंप्यूटर के जैसा राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना पड़ रहा है, और वो हो रहा है सर। हाँ, आगे और भी होगा दोस्तों, डोंट वरी। तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, इसका फॉर्मूला था दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो के इज इक्वल टू D1/P0 इंटू 100। D1/P0 इंटू 100। यस, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड प्राइस अप्रोच। और डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच का फॉर्मूला था के इज इक्वल टू D1/P0 प्लस G इंटू 100, प्लस G इंटू 100। सो दैट्स डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। अब ये क्या था सर? ये A/R से आया हुआ फॉर्मूला था, अगर आपको याद होगा तो। कहां से आया ये फॉर्मूला? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू A/R, देयरफॉर R इज इक्वल टू A/PV। याद आया कि आपने डेरिवेशंस जो अपन ने क्लास में पढ़े थे? काफी लोग जो मुझसे पढ़े, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, जो लोग नहीं पढ़े वो लोग भी समझ लो कि ये फॉर्मूले यहां से डिराइव हुए हैं। आर के जगह के ही रखा। एन्यूटी स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर, इसलिए डिविडेंड ऑफ फर्स्ट ईयर लिया। प्रेजेंट वैल्यू इज करंट प्राइस ऑफ द शेयर P0। यस, एंड ये फॉर्मूला जो है वो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू A/R - G से आया। तो R - G अपोजिट साइड जाएगा मैथ्स के दुश्मनों, A/PV। देयरफॉर R इज इक्वल टू बनेगा A/PV प्लस G। और ऑब्वियसली वो R है, वो रेट है, इसलिए लास्ट में इंटू 100। यस,
तो ये केस में गाइज आपका आर बन गया के, आपका ए बन गया एन्युटी स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, दैट इज डिविडेंड। दिस मॉडल अज्यूम्स एवरी ईयर डिविडेंड विल रिमेन कांस्टेंट विद ग्रोथ। फिर पीवी बन गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर, और ग्रोथ आपका ग्रोथ रेट है। ग्रोथ का भी फॉर्मूला है दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो बी इंटू आर। बी इंटू आर, बी क्या था सर? रिटेंशन रेशो। आर क्या था सर? आईआरआर। डोंट वरी, अपन वो अभी नहीं लिखेंगे, हम आगे के सिलेबस में लिखेंगे। डिविडेंड पॉलिसी नाम का एक चैप्टर है, डिविडेंड डिसीजन, उसमें आता है वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन्स मॉडल, उधर अपन पढ़ेंगे उसको। तो गाइज ये था आपका डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। नेक्स्ट केस में तीसरा आता है आपका अर्निंग्स प्राइस। अर्निंग्स प्राइस अप्रोच सबसे बकवास मॉडल, बिकॉज इट्स अ कॉपी ऑफ डिविडेंड प्राइस अप्रोच। और वो बोलता है सीधा सीधा जो डिविडेंड है उसकी जगह अर्निंग डाल दो, हमारा फॉर्मूला बन गया। तो यहां पर के इज इक्वल टू ईपीएस अपॉन पी जीरो इंटू 100 बन जाएगा फॉर्मूला। के इज इक्वल टू ईपीएस अपॉन पी जीरो बन जाएगा आपका फॉर्मूला। जरा आप अच्छे से देखोगे तो ये सिमिलर टू वन फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये सिमिलर टू वन फॉर्मूला दिख रहा है। कैन वी से इनके मुताबिक के इज इक्वल टू ईपीएस बाय एमपीएस है। यस सर, ईपीएस बाय एमपीएस है, बिकॉज आपका पी जीरो मतलब करंट प्राइस ऑफ शेयर होता है सर। तो ईपीएस बाय एमपीएस ये किसके जैसा फॉर्मूला दिख रहा है? ये फॉर्मूला ऐसे टाइप का अपन ने देखा है कुछ तो भी, कभी तो देखा है सिलेबस में। ये है पीई रेशियो का उल्टा फॉर्मूला। आपका पी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? एमपीएस बाय ईपीएस। तो ये क्या है? ईपीएस बाय एमपीएस। इसका मतलब कैन वी से इस फॉर्मूले के मुताबिक के इज इक्वल टू 1 बाय पी रेशियो। इस फॉर्मूले के मुताबिक के इज इक्वल टू 1 बाय पी रेशियो। यस, बट क्योंकि फॉर्मूले का बेस ही एकदम गलत है, ये बोलता है एवरी ईयर अर्निंग विल रिमेन कांस्टेंट। अब आप बोलो अर्निंग पर शेयर एवरी ईयर रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब कहां से अक्ल लाई इनको कि अर्निंग पर शेयर हर साल कांस्टेंट? कौन सी कंपनी है भाई, ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल है तुम्हारा जिसमें तुम ईपीएस हर साल सेम कमा रहे हो? बहुत डिफिकल्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है ऐसे बिजनेसेस को ढूंढना। बट अब है तो है। ऐसे केस में हम लोगों का 1 बाय पी रेशियो वाला फॉर्मूला इससे बन रहा है, इसलिए हम के 1 बाय पी रेशियो लास्ट अवेलेबल चॉइस रहेगा तभी यूज करते हैं। के को दूसरे कोई फॉर्मूले से निकालना पॉसिबल नहीं रहेगा, तब हम पी रेशियो अगर गिवन रहेगा तो 1 बाय पी रेशियो यूज कर के करेंगे, के निकालेंगे। बट वो लास्ट अवेलेबल चॉइस चाहिए, अपना आपका लास्ट अवेलेबल चॉइस चाहिए वो। यस, एंड नाउ कमिंग टू लास्ट वन, यहां के लिए लास्ट वन आई एम टेलिंग, और वो है अर्निंग्स प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। अर्निंग्स प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। सर ये क्या था सर? बस वही सेम बकवास वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा विद ग्रोथ बकवास कर दिया। ये मॉडल अज्यूम करता है एवरी ईयर ईपीएस विल ग्रो एट कांस्टेंट रेट। क्यों सर, क्यों ऐसा किया? बिकॉज वहां लिखा था डिविडेंड विल ग्रो एट कांस्टेंट रेट, तो इन्होंने तो कॉपी कर दिया। तो फिर इनका फॉर्मूला क्या बना फिर? के इज इक्वल टू ईपीएस 1 अपॉन पी जीरो प्लस जी इंटू 100। ईपीएस 1 अपॉन पी जीरो प्लस जी इंटू 100। समझ गए? तो ये चार फॉर्मुलेस, पहले दो ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लास्ट के दो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये याद रखिए कि अगर आपके पास के निकालने का दूसरा कोई चॉइस नहीं है तो आप के 1 बाय पी रेशियो से निकाल सकते हो। किससे निकाल सकते हो? 1 बाय पी रेशियो से के निकाल सकते हो, ये मत भूलना आप। ठीक है, अब आते हैं लास्ट के दो फॉर्मुलेस। के के टोटल 6 फॉर्मुलेस थे, लास्ट के दो फॉर्मुलेस। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लास्ट के दो फॉर्मुलेस कौन से है सर? के लास्ट के दो फॉर्मुलेस है, एक है दोस्तों रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, और दूसरा है दोस्तों जो आपके सीए फाइनल में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सीएपीएम, चार्टर्ड अकाउंटेंट एज प्राइम मिनिस्टर। सीएपीएम अलग है दोस्तों। सीएपीएम इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। मैंने आपको इंटर में बोला था दोस्तों कि ये फाइनल में आप डिटेल में पढ़ोगे,
तो बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ोगे CAPM अप्रोच, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, तो रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच क्या है फटाफट देख लेते हैं, लास्ट के 2 मिनट और हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच क्या है? रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच इज के इज इक्वल टू योर DT, डिविडेंड इन टाइम टी, प्लस PT, प्राइस इन टाइम टी, माइनस PT -1 मतलब लास्ट ईयर्स प्राइस, प्राइस इन टाइम T-1, डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स प्राइस दैट इज प्राइस ऑफ T-1 इंटू 100। ये क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड ऑफ 2024 प्लस प्राइस ऑफ 2024 माइनस प्राइस ऑफ 2023। तो ये ब्रैकेट में क्या मिला आपको? एक साल में बढ़ने वाला प्राइस और उसी साल में मिलने वाला डिविडेंड आपने अलग से ऐड किया है, दैट डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस मतलब लास्ट ईयर्स प्राइस, तो लास्ट ईयर्स प्राइस यहां पर आ जाएगा 2023 का प्राइस, और इसको इंटू 100 करोगे आप। इन्वेस्टर दो रीजन की वजह से शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, एक तो डिविडेंड, दूसरा प्राइस अप्रिसिएशन। दोनों आपने न्यूमरेटर में रखा और दोनों आपके रिटर्न्स है, और डिवाइडेड बाय जितने में आपने शेयर को खरीदा वो आपने डिनोमिनेटर में रखा। ये मॉडल अज्यूम करता है कि लास्ट ईयर ही खरीदा, बिकॉज एक साल का कॉस्ट निकालते हैं अपन लोग, एक साल का कॉस्ट निकालते हैं, तो लास्ट ईयर ही शेयर को खरीदा है अपन ने। यस, तो ऐसे केस में रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच आपका फॉर्मूला बन जाता है। अब ये फॉर्मूला आउटडेटेड बन चुका है, सिलेबस में बहुत कम यूज होता है। ओके, अब इसके अलावा लास्ट जो आपके पास यहां पर अपने CA इंटर के रिवीजन में आता है वो है CAPM अप्रोच। CAPM अप्रोच के केस में दोस्तों आपका फॉर्मूला रहेगा K इज इक्वल टू RF रिस्क फ्री रेट, RF दैट इज रिस्क फ्री रेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स का रेट, प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला था आपका CAPM का फॉर्मूला, K इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ये फॉर्मूले का लॉजिक क्या था कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड पर 5% रिटर्न देखते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड दे रहा है, तो आपको भी देना पड़ेगा मिनिमम 5, प्लस उसके अलावा एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा बिकॉज इन्वेस्टर्स रिस्क ले रहे हैं। और मार्केट इन जनरल अगर 12% दे रहा है तो 12 में से वैसे भी 5 तो विदाउट रिस्क मिलता है, मतलब मार्केट जो है ड्यू टू रिस्क कितना दे रहा है? 12 माइनस 5 दैट इज 7%। बट ये 7% को बुलाते हैं मार्केट का रिस्क प्रीमियम। ये मार्केट का रिस्क प्रीमियम है, मार्केट 7% दे रहा है ड्यू टू रिस्क, तुम भी 7 दे दो, ये तो गलत है ना। तुम्हारा रिस्क मार्केट से अगर डबल है तो तुमने डबल देना चाहिए, 7 का डबल तो 14 होता है। तुम्हारा रिस्क अगर मार्केट से कम है तो ऑब्वियसली तुमने 7 से कम देना चाहिए। तुम्हारा रिस्क मार्केट के साथ कौन मेजर करता है? योर रिस्क विथ मार्केट इज मेजर्ड बाय बीटा, therefore you multiply this 7 with beta। सपोज सच में हमारा बीटा 2 टाइम्स है तो ऑब्वियसली हमने मार्केट से डबल का प्रीमियम देना चाहिए। मार्केट प्रीमियम दे रहा था, एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा था 7, अपन ने 7 इंटू 2 कर 14 देना पड़ेगा, प्लस रिस्क फ्री वाला 5 तो देना ही पड़ेगा। तो फिर यहां पर आएगा 5 प्लस 14 दैट इज 19%। तो आपका के आ जाएगा 19%। 19% का बाइफर्केशन है कि 4% ड्यू टू रिस्क था, 14% ड्यू टू रिस्क था, 5% विदाउट रिस्क था। तो 14 प्लस 5 दैट इज 19। दिस इज योर CAPM का फॉर्मूला जो हमने CA इंटरमीडिएट में पढ़ा था। ये फॉर्मूला CA फाइनल में बहुत डिटेल में एनालाइज करके पढ़ेंगे। अभी तो खैर रिवीजन किया है, इसका डिटेल में एनालिसिस जब करेंगे तो और बेहतर मजा आएगा, आपको एकदम नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। डोंट वरी, हम लोग इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे और सब कुछ प्रॉपरली समझेंगे। तो आई होप गाइस आपको के के सभी फॉर्मुलेस भी समझे। हमने 2 चैप्टर इंटर के रिवाइज किए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसके अलावा डिविडेंड पॉलिसी एक ही चैप्टर बचता है जो रिवाइज करना होता है, और इसके कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिक कंसेप्ट्स जो है वो रिवीजन करेंगे कल के क्लास में, और आपका इंटर का बेस पूरा रेडी हो गया एंड फिर आप बोल सकते हो दैट यू गाइज विल बी फाइनल रेडी। आई होप गाइज आज का जो आपका क्लास था आपको मजा आया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। एंड हम लोग कल मिलते हैं, और कल मिलेंगे सेम चैनल पर सेम टाइम पर। आज तो खैर थोड़ा सा 5 मिनट डिले हो गया, उम्मीद करता हूँ कल 7:45 शार्प स्टार्ट करेंगे,
और 9:15 शार्प एंड करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। थैंक यू वेरी मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून। आपको कोई भी क्वेरी रहेगी तो डिस्क्रिप्शन में जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें कॉन्टैक्ट कर आप आपका क्लास बुक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। दोज हु हैव बुक्ड, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।